नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। आज अनब्रेकिंग लाइव में फिर बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पर ही। लेकिन मैं विषय प्रवेश कराऊं उससे पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगती है, हमारी बातचीत अच्छी लगती है, तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। और अभी कर देंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाएगा और वो तुरंत देख सकेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें और इसके लिंक को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दें। इससे ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे और हमें अच्छा भी लगेगा, हमारी ताकत भी बढ़ेगी। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मैंने थंबनेल पर लिखा है कि क्या मोदी जी को सुनना बंद कर दिया जाना चाहिए। पूरा सेंटेंस ये होना चाहिए, क्या देश को मोदी जी को सुनना बंद कर देना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये बात क्यों लिखी। दरअसल आज मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था। भाषण में लगभग रोज ही फॉलो करता हूं उनको, और जब से उन्होंने कहा था मुस्लिम लीग वाली बात कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, तब से मैं उन्हें लगातार फॉलो कर रहा हूं। और आज वो मेरे अपने गृह जिले में थे। मेरा गृह जिला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की बात कर रहा हूँ। वहां पर दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक लखीमपुर और एक धौरारा। धौरारा में थे वो आज। धौरारा से भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा सांसद हैं और उन्हीं को टिकट दिया गया है। जितिन प्रसाद जो पीलीभीत से लड़ रहे हैं, वो 2019 में धौरारा से ही कांग्रेस के टिकट पर हारे थे। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। वहां उन्होंने जो भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उस भाषण को मैं उसकी चीजें आपको बताऊं कि जितने भाषण उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद दिए हैं और उसमें जितने झूठ बोले हैं, सारे झूठ एक साथ उन्होंने इकट्ठे कर दिए और उनको एक साथ, मतलब आप ये समझिए कि बम्बार्डमेंट कर दिया और उसमें कुछ चीजें और जोड़ दी। उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन वाली बात, जो फ्री राशन देते हैं, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है सॉरी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि उसे बंद कर दिया जाएगा। वह बंद कर रहे हैं राशन। दूसरी बात उन्होंने कही कि धारा 370, धारा नहीं बोला जाना चाहिए, अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई। और साथ में ये कहा उन्होंने कि मैंने उसे कब्रिस्तान में गाड़ दिया है और उसे मैं निकालने नहीं दूंगा। और एक बात यह कही कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं था। यह बिल्कुल झूठ बात है कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन वो संविधान भी भारत के संविधान से ताकत पाता था। वो इंडिपेंडेंट संविधान नहीं था। और उसकी पहली लाइन ये थी कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। इस पर भी मोदी जी झूठ बोल रहे थे कि वहां वो संविधान लागू नहीं था। जो बात वो कहते हैं आज वहां दलितों को आरक्षण नहीं था और पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, वो तो उनकी पार्टी और उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो तो चाहती है आरक्षण खत्म हो जाए। वो तो आरक्षण लागू करना नहीं चाहते। लगातार ये बातें रहती हैं कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनके सांसदों ने अभी बोला है 400 सीटें इसलिए चाहते हैं कि संविधान को बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है। वहां वो आरक्षण के बहुत बड़े झंडा बरदार बन जाते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं था। लेकिन यह भी सोचने की बात है कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण क्यों नहीं था। क्या जम्मू कश्मीर को जरूरत थी आरक्षण की? और नहीं थी तो वहां लागू करने की क्या जरूरत थी? तो ये सब, खैर, ये बात कही। मंगलसूत्र की बात फिर कही। मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है, उतरवा लेंगे, छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, कांग्रेस ऐसा कर रही है। ये क्यों कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर आमादा है, तुले हुए। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है कांग्रेस का घोषणा पत्र। इसके अलावा एक बात और उन्होंने बहुत, जो उनकी पूरी राजनीति है उसको लेकर के कही, मतलब उसको आगे बढ़ाते हुए कही। उन्होंने कहा अगर ये लोग आ जाएंगे
इनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो राम मंदिर की जगह पर क्या अस्पताल खुलवाएंगे वो लोग? क्या काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर बुलडोजर चलवा देंगे? ये बातें तो कभी किसी ने नहीं कही। क्या कभी राम मंदिर पर, काशी विश्वनाथ पर, मथुरा के मंदिर पर, उज्जैन के मंदिर पर, या दूसरे हरिद्वार के मंदिरों पर, या केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी है, ढेर सारे मंदिर हैं जो बहुत महात्म के मंदिर हैं, देवघर है, बाबा धाम है, क्या यहां बुलडोजर चलवाए गए? क्या इन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया? इस तरह की बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे। और जब इस तरह की गलत बातें वो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो मैं सोच रहा था कि जो भी इसे सुनेगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया ये बातें कह रहा है, तो बहुत सारे लोग सुनेंगे तो उसे सच ही मानेंगे अगर वो क्रॉस चेक नहीं करेंगे। तो झूठ को सच मानने का जो प्रक्रिया मनवाने की प्रक्रिया चल रही है, जो तौर तरीका चल रहा है, मुझे लगता है कोई भी देश झूठ पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वो लिखा है कि क्या इस देश को, प्रधानमंत्री को, मोदी जी को सुनना बंद कर देना चाहिए? इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ रोज की तरह हैं शैलेंद्र सिन्हा जी, हमारे मित्र, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, और एक मित्र और हमारे जुड़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरिशंकर जोशी जी। बाद में हम उत्तर प्रदेश पर भी बात करेंगे, अमेठी रायबरेली पर भी बात करेंगे, तीसरे फेज की 10 सीटों पर बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं शैलेंद्र जी। क्यों इस देश को, प्रधानमंत्री को सुनना बंद कर देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनना बंद कर? एक तो बात मैंने कही, आपको क्या लगता है कि लोगों को प्रधानमंत्री के भाषण पर समय जाया करना चाहिए, या उनके भाषण पे जैसे वो कान में रुई डाल देना चाहिए कि भाई ठीक है, वे तो कुछ ऐसा ही बोलेंगे? और इससे क्या नुकसान होता है, ये भी एक बात है जी। देखिए, निश्चित रूप से नुकसान तो है। हमारी बौद्धिक क्षमता का नुकसान है, हमारी एक सोच को कह सकते हैं जो उसका नुकसान होता है, क्योंकि जो उम्मीद हम करते हैं, जैसा आपने कहा, जो किसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को यदि हम जब सुनने जाते हैं तो ना सिर्फ उनके अपने कार्यों की उम्मीद करते हैं जो बीते 10 सालों से, या जब भी कोई भी रहता, चाहे वो 4 साल 5 साल का रहा हो, चाहे वो 1 साल का रहा, तो ना सिर्फ हम उनसे उनकी उम्मीद करते हैं जो वो हमें उनके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ जो भावी योजनाएं हैं, जो भावी मुद्दे हैं, जो भावी कार्य योजना है उनके, उसके बारे में जरूर बात करेंगे, ना कि हम तुलनात्मक अध्ययन हम उनसे सुनना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज उन्होंने कहा, जैसा आपने भी कहा और हमारे कई दर्शकों ने भी ये बात कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का भाषण आज झूठ का पुलिंदा भर नहीं था, बल्कि वो झूठ की फैक्ट्री थी। एक साथ इतने झूठ बोले गए, एक साथ इतनी गलत बयानी की गई, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे हमने पहले ये कहा था, जो प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में ज्यादातर समय जाया करते हैं वो कांग्रेस की आलोचना करते हुए, वो भी सिर्फ वैसी आलोचना जो बिल्कुल सच से परे है। और दूसरी तरफ से जो न्याय पत्र को लेकर के, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसको लेकर जो जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं, जो बातें उसके बारे में कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल झूठी है। खासकर जैसा आपने चर्चा भी की, जो धारा 370 की वापसी कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। या फिर रामलला के मंदिर को लेकर उन्होंने चर्चा की। देखिए, हम सबके लिए वो गौरव का क्षण है, हमारे सबके लिए ये एक बड़ी आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर, उनके जन्म स्थान अयोध्या में बनाया गया। और यह किसी सरकार ने नहीं बनवाया है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट ने उस मंदिर का निर्माण करवाया। तो ऐसे में जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक फैसला आया और उसके बाद एक सभी लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, विदेशों में भी जो भारत से जुड़े हुए लोग हैं वहां पे, उन्होंने भी अपना डोनेशन दिया, हम सब ने भी अपना डोनेशन दिया, और उसके बाद वो मंदिर बना हुआ। तो किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं उस पर दावा कर लेना चाहिए। और बावजूद इसके यदि अब वो कह रहे हैं जो क्या सरकार आ जाएगी तो वो उससे अस्पताल बना देंगे, या फिर दूसरी तरफ वो बाबा विश्वनाथ के काशी के बारे में, काशी दरबार के बारे में कह रहे हैं जो क्या उस पर बुलडोजर चलवा देंगे।
तो ये बिल्कुल एक ऐसी सोच या एक ऐसी समझ इंसान सबसे पहले तो कोई सोच नहीं सकता, और मतलब इस तरह के फिर करने की तो बात ही बहुत दूर तक रही। तो ऐसी चीजों को सुनने से निश्चित रूप से अच्छा है जो हमें उनका भाषण सुनना बंद कर देना चाहिए। बीजेपी में और कई नेता हैं, कई ऐसे हैं जिनकी बातों को आप सुन सकते हैं, जिनकी चीजों को आप सुन सकते हैं। तो निश्चित रूप से तो आज आपकी आवाज नहीं आ सारे रही। हाँ लोग जी। ऐसे ही बोलने लगे हैं। दरअसल वो जो नेता जो नहीं बोलते थे, जो इस तरह का नहीं बोलते थे, उनको तो किनारे लगा दिया गया, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो या गडकरी साहब हो। बहुत सारे नेता ऐसे वो सब, और राजनाथ सिंह ने तो वही रास्ता पकड़ लिया है जो मोदी जी की जय मोदी जी वो भी कर रहे हैं पीछे पीछे। और मोदी जी एक हाथ आगे बढ़ते हैं, वो 4 हाथ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है एक कंपटीशन चल रहा है। 370 का आपने जिक्र किया, मैं इसलिए बात कह रहा हूं। 370 और संविधान की बात वो जब करते हैं, प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोलते हैं उसको लेकर के? देश को सच जानना चाहिए कि 370 को लेकर जितना बड़ा वितंडा खड़ा किया गया। मैं उस राज्य में करीब 4.5 साल रहा हूं, पत्रकारिता की है, एक अखबार का संपादक था वहां पर, और उन दिनों रहा हूं जब चरम पर आतंकवाद था और जब आतंकवाद खत्म होने लगा। वो संधि काल भी मैंने देखा है और उसके बाद के समय भी देखे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 370 जो ओरिजिनल थी वो तो नेहरू के समय ही खत्म होना शुरू हो गई थी। नेहरू के समय आपको बताया 370 क्या थी, लोगों को पता नहीं है 370 क्या था। 370 ये थी कि वहां जैसे राज्यपाल होते हैं, वहां राज्यपाल नहीं होगा, सदर रियासत होगा, जो वहीं का व्यक्ति होगा और चुना हुआ व्यक्ति होगा, जो कर्ण सिंह थे। वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाएगा, वहां का अपना चुनाव आयोग होगा। हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर के राज्य पर कोई भी उसका वो नहीं होगा, नहीं चलेगा। वहां का हाई कोर्ट, वहां का सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, ये चीजें थी। ये चीजें सन 65 आते आते खत्म हो गई। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया, सदर रियासत राज्यपाल हो गया, और उसी तरह से राज्यपाल होने लगे जैसे दूसरे राज्यों में होते हैं। चुनाव आयोग वहां लागू हो गया, यहाँ का चुनाव आयोग वहां उसकी जो कार्यक्षेत्र था उसका विस्तार जम्मू कश्मीर में भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया वहां तक, और वो वहां के हाई कोर्ट का संचालन जो उसका जो जैसे बाकी हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, वैसे ही वो भी हाई कोर्ट आता है। और वहां हाई कोर्ट के जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग रह गया। और ये बात उस समय की है, सन 64 या 65 की बात है, शास्त्री जी के समय की, जब पूरी की पूरी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री सादिक साहब थे। सादिक साहब पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने ये सारी चीजें लागू कर दी और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बन गए। ये गलत बातें फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि ये था वहां पर जो होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, कि दिल्ली जो कानून बनाएगा उन कानूनों को लागू तभी किया जा सकेगा जब वहां की विधानसभा उसे पारित कर देगी। इसमें क्या गलत है? हमें नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। दूसरी तरफ एक जो 35A की बात करते हैं कि जहां स्टेट सब्जेक्ट का मामला था कि यहां संपत्ति कोई नहीं खरीद सकता है, तो बहुत सारे अपने देश में राज्य हैं जहां पर इस तरह के प्रावधान हैं। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल, ये राज्य ऐसे हैं जहां पर हर कोई मनमाने तरीके से जमीन नहीं खरीद सकता है। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर आप नौकरी भी नहीं कर सकते। वहां भी ये था कि बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये चीजें ऐसी नहीं थी जिस तरह का वितंडा खड़ा किया गया। ये झूठ क्यों बोला जा रहा है कि 370 की वजह से वहां संविधान लागू नहीं था? देश के नौजवानों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? बच्चों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? अगर वो अपने प्रश्न पत्र में ये लिखाएं, चाहे यूपीएससी का कंपटीशन हो या कोई और कंपटीशन हो या उनका 12वीं और 8वीं का प्रश्न पत्र हो, उसमें लिखाएं कि भारत का संविधान वहां लागू नहीं था, तो उनको 0, मतलब जैसे हम लोग अंडा बोलते थे, अंडा मिलेगा। तो ये बात प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। दूसरी बात, जो चीज उसमें लिखी नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं भाई?
तो ये चीजें हैं। और इससे होता क्या है शैलन जी, पाकिस्तान आप देख लीजिए, मैं पिछली बार भी उदाहरण दे रहा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान में ऐसी ही चीजें हुई। पाकिस्तान में एक फिल्म बनी, मैं आपको बताऊं अपने देश में एक फिल्म बनी थी जागृति 55 में। उसमें गाना था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। उसमें गाना था दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उसमें गाना था इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ठीक उसकी नकल पर वहां पर एक फिल्म बनी, एक्टर भी वही था जो यहां का था, लेकिन उन्होंने गाने भी पूरी तरह से कॉपी कर लिए, लेकिन उसमें झूठ, उन गानों में झूठ बोला गया। उसका परिणाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पाकिस्तान आज कहां है? तो एक दिन में परिणाम नहीं दिखता है, धीरे धीरे उसके परिणाम दिखते हैं। अपने देश को जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को बांटना चाहते हैं, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? जब आप कहोगे कि मुसलमानों को दे देंगे, जैसे मुसलमान हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक हैं या और कहीं से आ गए हैं, तुर्की से आ गए हों। 1000 साल से हमारी साझा संस्कृति के हिस्सा, हम सब लोगों की साझा संस्कृति है इस देश की। और इस देश में कौन यहाँ का है? जब राहुल गांधी कहते हैं आदिवासी यहाँ के लोग हैं, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ के ओरिजिनल लोग आदिवासी हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं यहाँ के ओरिजिनल लोग, अगर उस तरह से देखा जाए। तो जो लोग हम लोग हैं, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उनको देखे, साइंटिफिक स्टडीज हैं वो, कि भाई अभी तय नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें आती रही हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए, कोई कहता कहीं से आए, और इस बात के प्रमाण है। तो ऐसी चीजों पे क्यों जाए? बच्चों को गलत चीजें नहीं बतानी चाहिए, उनको जो है देश को भी गलत चीजें, प्रधानमंत्री को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए चीज। इसलिए चिंता का विषय है। और इसलिए ये सवाल अगर खड़ा किया जाता है कि प्रधानमंत्री को क्यों सुनना चाहिए, क्या इस देश को प्रधानमंत्री को सुनना बंद कर देना चाहिए, तो इसका बिल्कुल अफर्मेटिव जवाब होना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसी बातें सुन के हम कहां पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है सर जी। बिल्कुल, देखिए ये तो कि मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, जैसे वो मंदिर की बात कह रहे हैं, देखिए उसके पृष्ठभूमि में क्या है। मैं तो जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, मैं लखनऊ में था, मैंने कवर किया है 6 दिसंबर 1992 का जो कांड था, उसको कवर किया है अपने अखबार में। और वो देखी है, वो दिन देखे हैं जब आडवाणी जी आग उगलते थे और किस तरह से डर फैल जाता था। उस घटना को भी कवर किया है। उस समय तमाम लोग, तमाम तरह सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम तरह के संगठन, जो भी सोचते थे कि भाई ये वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए, वो लोग ये कहते थे मंदिर की जगह अस्पताल बन जाना चाहिए। इस पर बड़े बड़े सर्वे उस समय छापे गए, और ऐसा नहीं, बड़े बड़े अखबारों ने छापे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों ने। हमने भी एक सर्वे किया था पूरा, जिसमें मेजॉरिटी लोगों ने उस समय कहा था कि अस्पताल बनना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे किया था। और उस बात को लेकर के वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आई तो वो बुलडोजर चलवा देगी, वो वहां अस्पताल बनवा देगी। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये शोभा देता है क्या उनसे? ये बताइए कि जैसे पूरा डेवलपमेंट जो रहा, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें ये बात कहां से आ गई कि मंदिर खत्म करके अस्पताल बनवा देंगे? कभी कांग्रेस ने कहा ये बात क्या? शैलन जी, अगर कभी किसी नेता ने कांग्रेस के नहीं, देखिए कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, ना तो किसी के संबोधन में है, ना किसी की सोच में है, और ना किसी ने इस तरह की आशंका भी जताई है। तो घोषणा पत्र में होने की तो बात ही बहुत जुदा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये कैसे है, और जैसा आप कह रहे हैं ये 1990 के या उससे पहले के इस समय में था, जब ज्यादातर लोग ये कहते थे जो वहां पे अस्पताल बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लगता है जो उनके दिमाग में वो बातें हैं या रह गई हैं, जो हाँ मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए था। मैं एक लाइन सिर्फ, मुझे मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है किसी चीजों से, लेकिन मैं इन बातों को ही, जैसा उन्होंने आज कहा जो क्या अस्पताल बना देंगे, तो मैं मोदी जी से भी ये जानना चाहता हूँ, जो वाकई क्या जितने भी उन्होंने अस्पताल बनाए तो उनकी स्थिति आज क्या है। जैसे झारखंड में ही एक एम्स बना है, एम्स का महज
देवघर में जी, एक जी। चौथाई हिस्सा ही मात्र बन के तैयार हुआ है, और वहां पे भी डॉक्टरों की पूरी संख्या नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, या फिर जो पैरामेडिकल कर्मी है वो नहीं है। तो ऐसे में क्या सिर्फ अस्पताल बना देना ही एक मकसद होता है? यदि कम से कम जितने उन्होंने अस्पताल बनवाए, जितने उन्होंने यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की बात करते हैं, यदि उन सबों में पोस्ट को भर दिया जाता तो तकरीबन इससे ही 20-25-40 हजार के आसपास नौकरियां मिल जाती बच्चों को, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो वो ही उनको मिल जाना चाहिए। कल उन्होंने, आप बताइए, कल वो दरभंगा में थे और एक लाइन में जब उन्होंने संसद में खड़े होकर भाषण दे करके और उन्होंने दरभंगा एम्स की चर्चा करते हुए वाहवाही लूटी थी, और अगले दिन से बाद जो पता चला, जो वहां दरभंगा एम्स में एक पत्थर भी नहीं जोड़ पाया, एक ईंट भी नहीं जुड़ी है। और कल जब वो दरभंगा में थे तो वहां पे भी उन्होंने कहा, जो हमने तमाम अड़चने दूर कर ली, जबकि इस अड़चनों को आज 8 महीने के बाद भी नहीं पूरी कर सके। कम से कम प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे थे दरभंगा तो शुरुआत करवा लेनी चाहिए थी, कम से कम ये तो था जो वो जाके देख तो लेते जो किस जगह पर उन्होंने एम्स बनवा लिया है या कहाँ पे बनना ही है। चलिए नहीं बनवाया तो कम से कम बनना ही है। तो खैर ये अस्पताल वाली बात। दूसरी एक बात जो आपने जम्मू कश्मीर के बारे में कही, धारा 370 के बारे में, बताइए कितना गलत है ये, जो जिस धारा 370 को हटाने के लिए जिस संसद का आपने प्रयोग किया, जहां पर आपने ये प्रस्ताव दिया, वहां पर 3 दिनों तक बहस हुई, वोटिंग हुई, और फिर सर्वसम्मति से, जिसको कहते हैं, या मत विभाजन से भी, जो भी रहा हो, उससे यदि उन्होंने 370 आप खत्म करने की कोशिश की, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जो वहां भारत का संविधान लागू नहीं था? यदि लागू नहीं होता तो निश्चित रूप से संसद को यह अधिकार ही नहीं होता जो वो उस राज्य से धारा 370 को खत्म करने की पहल वो करते। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही मैं तो कहूंगा शर्मनाक है, और प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान, और खासकर मन से, खुले मन से तो नहीं ही देना चाहिए। जैसे आपने कहा, जो क्या संदेश देना चाहते हैं, बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, यदि एग्जाम में कल की डेट में उनको पूछ लिया जाए और वो ये लिख के चले आए तो जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था, तो उन्हें अंडा मिलेगा या जीरो मिलेगा निश्चित रूप से। क्योंकि अभी बीते दिनों ही हमने देखा था, हम सब बहुत सारे लोगों ने, हमारे साथी लोग जो दर्शक है उन्होंने भी देखा होगा, जो किस तरह से नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटीज के बच्चे जब कांग्रेस के मुख्यालय में चले जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, चाहे जैसे भी लेके हो, लेकिन उनकी सामान्य ज्ञान भारतीय राजनीति को लेकर के क्या थी, कांग्रेस को लेकर के क्या थी, बीजेपी को लेकर के क्या थी, उन्हें ये प्रलोभन देके वहां ले जाया जाता है जो हम आपको कंगना रनौत से मिलवाएंगे और तो कनॉट प्लेस घूमने को मिलेगा, नॉट प्लेस घूमने को मिलेगा। अब समझ सकते हैं जो बच्चे किन चीजों को लेकर वो मतलब प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी, मान लीजिए आज भी यदि उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने बयान किया था उस समय अपने इंटरव्यू में, जो एक निजी चैनल के पत्रकार ने किया भी था, तो जो एक सामान्य ज्ञान बेसिक तौर पर, बुनियादी, क्योंकि हम सभी लोगों ने एक प्रारंभिक दौर में जब हम स्कूल में होते थे, वहां पर हमने अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत या इंडियन पॉलिटी के तहत हमने बहुत सारी बेसिक चीजें पढ़ी हैं। लेकिन आज यदि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, नहीं जान पा रहे, तो ये पेरेंट्स के तो साथ साथ एक कहते हैं ना, स्कूलिंग का भी एक दोष है, जिसमें बदलाव की चर्चा आज उन्होंने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के इटावा में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो अपनी उपलब्धियों में उन्होंने गिनाया था। लेकिन शर्मनाक स्थिति ये है जो बच्चे आज वर्तमान राजनीति से तो बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात अगर करें शैलेंद्र जी, तो उसका उद्देश्य क्या है? वो इस बात को गिनाते हैं कि बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में सब पढ़ सकेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे और ये बन जाएंगे। वो ये बताएं, क्या मेडिकल की किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं? क्या यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाले टीचर्स हैं? इसकी तैयारी कौन करेगा? बच्चे को आप कर दीजिए कि साहब खूब वो जो है बिल्कुल भोजपुरी में पढ़ाई करे, मगधी में पढ़ाई करे, वो मान लीजिए जो यहाँ झारखंड की भाषाएं हैं उन भाषाओं में पढ़ाई करे, खोरठा में पढ़ाई करे, तो उससे क्या होगा? आप उसके लिए पहले पूरी जमीन, आप देखिए यूनिवर्सिटी में जो क्षेत्रीय भाषा के संस्थान है, डिपार्टमेंट है जो यहाँ का, उसकी हालत क्या है? और आप बता रहे हैं कि साहब क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई। इससे तो आप उन बच्चों को, जो बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं, उन बच्चों को पीछे ढकेलने का कार्यक्रम बना रहे हैं कि भाई तुम जहां हो वहीं रहो। और जो लोग वेल टू डू सोसाइटी के हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और उन कॉलेजेस में जा सकते हैं, उनके लिए कंपटीशन कम कर दे रहे हो आप कि भाई वो आराम से वहां चले जाएं,
ये नीचे वाले बच्चे नहीं आए। देखिए एक बड़ा अंतर 10 साल में आया है, मैं आपको वो अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। IIT JEE जो एग्जामिनेशन होता है, अब तो एक ही हो गया, पहले हमारे समय में ढेर सारे होते थे। IIT का अलग होता था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग होता था, REC का अलग होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग होता था, ये जो BIT मिश्रा का है इसका अलग से एग्जाम होता था। तो ढेर सारे एग्जाम्स होते थे। उस समय ये खबरें आती थी अखबारों में, जब मीडिया इतना नहीं था। किसी गांव का बच्चा, गांव के स्कूल का, इंटर कॉलेज का बच्चा 12वीं करते करते IIT में आ गया। आज कुछ सुनते हैं आप कि IIT में किसी बच्चे का एडमिशन हो गया जो लोहरदगा के किसी इंटीरियर गांव से निकल के आया हो? नहीं सुनने में आता है। क्यों? क्योंकि आपने जो शिक्षा व्यवस्था है वो ध्वस्त, पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने बहुत तेज कर दिया उसे, वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ ध्वस्त होनी शुरू हुई, बीच में थोड़ा बेहतर होनी शुरू हुई, और जब मोदी जी आए उसके बाद पूरी तरह से आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्कूल इस देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल पिछले 10 सालों में इस वजह से बंद किए गए कि वहां पर 25 बच्चे हैं तो वो स्कूल बंद कर दो, 25 बच्चे दूर वाले स्कूल में चले जाएंगे। स्कूल किस लिए खोले जाते? सरकार स्कूल किस लिए खोलती है? इसलिए कि जहां 4 बच्चे भी हैं उनको ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े, बच्चों का ध्यान रखने के लिए खुलती है, बच्चे उसमें पढ़ सकें, ना कि वो प्रॉफिट के हिसाब से देखती है खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो ये स्थितियां हैं। और इस झारखंड में भी रघुवर की सरकार के समय कितने स्कूल बंद किए गए, और सारे राज्यों में ये डेटा है, इसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डेटा है कि जिसमें ये बताया गया 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद किए गए। इसलिए बंद किए गए कि उनमें बच्चे 20-25 हैं, 10 हैं, तो स्कूल बंद कर दो। मुझे याद है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन 70s में हुई, 1970s में। एक जगह हुआ करती थी हमारे लखीमपुर जिले में, तिकोना फार्म, जहां सरदार लोग कुछ रहते थे, मतलब पंजाबी लोग, वहां पर स्कूल था, ज्यादा बच्चे नहीं थे। गहरा फार्म स्कूल था, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं थे। क्यों स्कूल था? क्योंकि ये बच्चे 5-6 किलोमीटर चल के जाएंगे क्या प्राइमरी स्कूल पढ़ने के लिए, तो इसलिए वहां पर स्कूल था। हमारा 5वीं का, हमारे समय में 5वीं के जो एग्जाम्स होते थे वो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरा भी दूर के स्कूल में पढ़ा था, जिससे मैं जान पाया कि ये स्कूल थे। गहरा फार्म वाले स्कूल में मेरा एग्जाम पढ़ा था। तो ये चीजें, जिन चीजों को पूरी तरह से इस सरकार ने खत्म कर दिया है। जैसे प्राइवेट स्कूल चलते हैं कि जहां बच्चे ज्यादा हो, फीस भर सकते हो, वहां स्कूल खोलो। तो ये जो मानसिकता है सरकार की, ये मानसिकता क्यों है? ये मानसिकता इसलिए है जिसमें जिस तरह का समाज वो बनाना चाहते हैं, एक वर्णाश्रम वाला समाज, जो मनुस्मृति में, जो असम के चीफ मिनिस्टर ने कह भी दिया था, बाद में विड्रॉ किया क्योंकि अभी हमारा संविधान लागू है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो उस संविधान के रहते हुए कोई इस तरह का बयान देके निकल जाए संभव नहीं है, खासतौर पे जो संवैधानिक जगहों पे बैठे हुए लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये ट्वीट किया था कि शूद्रों को सेवा करनी चाहिए। तो ये, और इसीलिए ये बात उठी हुई है कि साहब आपका संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। और देखिए दूसरी तरफ अंतर देखिए नेताओं के बीच का, और मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि आप भी इस बात को, मेरी बातों में मत जाइए। राहुल गांधी भी आज भाषण कर रहे थे, राहुल गांधी का भाषण सुनिए। मैं राहुल गांधी को, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को मैं बड़ा पसंद करता था और हमेशा से पसंद करता चला आ रहा हूं। मैंने अखबार में लेख लिखा था कि मतलब जो राहुल गांधी जिस कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं आज से 10 साल पहले करीब, इस कांग्रेस को खत्म हो जाना बेहतर है, इसके खत्म हो जाना चाहिए इसे। लेकिन आज वही राहुल गांधी, जिस तरह से उनका रूपांतरण हुआ, कायांतरण हुआ है, जिस तरह से समझ उनकी बढ़ी है, आज वो एक बड़े नेता के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर बोलते हुए दिखाई देते हैं। आज उनका भाषण मैंने सुना, उन्होंने कहीं मोदी जी का जिक्र नहीं किया। इस तरह इन चीजों का कोई, फालतू की चीजें, इनका जवाब देना भी नहीं चाहिए, इनका कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी ने अपनी बातें कि हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, क्या चीजें हैं, उस पर बात कर रहा है आदमी। आप कह रहे हो कि साहब कांग्रेस आ जाएगी, तो ऐसा, कांग्रेस तो 55, आप तो 10 साल से हो और 6 साल 7 साल आपके पहले वाले अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे हैं, तो कुल मिला के 16-17 साल।
जब 55 साल में कांग्रेस ने ये नहीं किया, और जिस परिवार पर ये आरोप लगाते हैं, ये भी गलत बात है। मैं कोई इंदिरा गांधी को पसंद करने वाला या उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन वो परिवार, उसने अपना सर्वस्व से, देश के सबसे अमीर परिवारों में से मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सारी चीजें दान कर दी, और उस पर अब आरोप लगा रहे हो भैंस खोल ले जाएंगे। मतलब ये हास्यास्पद है, और इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देती हैं क्या? इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जैसे कह रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग देखना बंद कर रहे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री को भी बंद कर देना चाहिए सुनना। इसकी कोई जरूरत। हाँ भाई, जैसे मैंने जिन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने, मुझे याद है, मैं जब से जानने वाला हुआ हूं या राजनीतिक रूप से समझने वाला हुआ हूं, तो इंदिरा गांधी को मैं उस तरह से नहीं कहूंगा कि मैं उस समय बहुत समझदार था, क्योंकि जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तभी उनकी हत्या हो गई थी, और उससे पहले गांव का रहने वाला बच्चा था, मैं लखनऊ पढ़ने आया था। लेकिन राजीव गांधी को सुना है, करीब से सुना है, वीपी सिंह को सुना है, चंद्रशेखर को सुना है, नरसिम्हा राव को सुना है, आई.के. गुजराल को सुना है, देवेगौड़ा को सुना है, देवेगौड़ा को पार्लियामेंट में भी सुना है, वैसे भी सुना है, उनके साथ ट्रेवल भी किया हूं। ठीक है, वाजपेयी साहब को सुना हूं। वाजपेयी साहब तो हमारे शहर के सांसद हुआ करते थे, लखनऊ के, उनको करीब से मैं मिला हूं और देखा हूं। मनमोहन सिंह को सुना हूं, मनमोहन सिंह के साथ ट्रेवल किया हूं, विदेशों में ट्रेवल किया हूं। लेकिन कभी इस तरह की चीजें हमने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी, ना पार्लियामेंट में, ना पार्लियामेंट से बाहर। और प्रधानमंत्री जो बात कह दिया करते हैं, पार्लियामेंट में कहें या पार्लियामेंट से बाहर कहें, वो बात माना जाता है कि इसमें सच के सिवा कुछ नहीं है, सच्चाई ही है। और इसीलिए कहा जाता है, लोग मांग क्यों करते हैं संसद में श्वेत पत्र लेके आइए, क्योंकि श्वेत पत्र का मतलब होता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे उसमें। पिछले दिनों एक श्वेत पत्र आया था, याद है आपको, इसी पार्लियामेंट में, आज से 10 साल पहले के 10 साल पर श्वेत पत्र आया, और उसमें कितने झूठ बोले गए। तो ये श्वेत पत्र की जो सैंक्टिटी है, उसको भी ये गवर्नमेंट और ये प्रधानमंत्री खत्म कर रहे हैं। वो काला पत्र हो जाएगा थोड़े दिनों में, श्वेत पत्र ही नहीं जाएगा। श्वेत पत्र मतलब हर चीज बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें सही सही है। तो ये चीजें हो रही हैं। ऐसे में जी सैलन जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं बस वही एक लाइन और आगे बढ़ना चाह रहा था, जो झूठ की इंतहा इतनी हो गई है ना, जब और किसी सच पे यकीन होना ही मुश्किल हो जाता है। जो अब आने वाले दिनों में यदि वो कुछ कहेंगे भी या कोई बातें भी कहेंगे ना, अब जैसे आज उन्होंने ये भी अपनी भाषणों में ये यहाँ तक कह दिया, जो कांग्रेस की सरकार यदि आ गई, इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तो वो 5 किलो राशन देना खत्म कर देंगे, खत्म कर देगी। ये तक उन्होंने कह दिया। या फिर उन्होंने ये कह दिया, जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है उसको वो लोग बंद कर देंगे। जबकि हम सभी लोग यह बखूबी जानते हैं, जो शासन व्यवस्था कोई भी हो, चाहे वो राज्यों में हो, चाहे वो केंद्र में हो, वो कभी भी व्यक्ति विशेष की सोच से नहीं चलती है या उसकी समझ से नहीं चलती है। देखिए, वो हमेशा पॉलिसीज होती हैं, लेकिन कंटिन्यूटी चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है मोदी जी आए तो उससे पहले उस समय मनमोहन सिंह ने कहा हो कि हमारी राजधानी बंद कर दोगे, शताब्दी बंद कर दोगे, दुरंतो बंद, हालांकि दुरंतो बंद कर दी गई। मैं आपको बताऊं, गरीब रथ की हालत खराब हो गई। ये गरीब रथ अब उतनी बढ़िया ट्रेनें नहीं रह गई जितनी बढ़िया हुआ करती थी सस्ते में। उन पर कोई ध्यान, गंदी ट्रेनें, चादर वादर सब गंदी, टॉयलेट्स गंदे, तो उस तरह की हो गई। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया कि राजधानी बंद कर देंगे, शताब्दी बंद कर देंगे, किसी सरकार ने नहीं किया। क्या वाजपेयी सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दिया था? और वाजपेयी सरकार के समय जो चीजें शुरू हुई थी, क्या उसे मनमोहन सिंह सरकार ने बंद कर दिया? लेकिन इस सरकार ने बहुत सारी चीजें बंद की। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आरटीआई इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था लोगों के हाथ में कि बड़े बड़े अफसर आरटीआई से डरते थे। एक आरटीआई लगा दो, सब काम हो जाएगा। ये था ना, आज से 10 साल पहले इस तरह की एक रहती थी। आज आरटीआई लगाते रहिए आप, कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और अधिकतर जगह पर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं,
उनकी नियुक्ति ही नहीं है, खाली पद पड़े हुए हैं। अपने झारखंड में देख लीजिए, है ही नहीं कोई। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जगहों पर भी। और दूसरा क्या किया इन्होंने, आरटीआई एक्ट के तहत उसमें संशोधन करके जो चीफ इंफॉर्मेशन, जो ये मुख्य सूचना आयुक्त होता था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसका रैंक चीफ सेक्रेटरी के बराबर हुआ करता था। उसका रैंक इन्होंने सेक्रेटरी से भी नीचे कर दिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि आप वो अफसर अब नीचे हो गया, तो उसको दूसरे लोग, उसके पास वो पावर्स नहीं रह गई जो पावर्स एक चीफ सेक्रेटरी के पास है, जो एक सेक्रेटरी के पास है। पहले क्या होता था, वो चीफ सेक्रेटरी को तलब करता था। अब तो मैंने सुना नहीं कभी किसी सूचना आयुक्त ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया हो। हमने बहुत पिछले 8-10 सालों में तो नहीं सुना, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, जहां पे सूचना आयुक्त ने तलब कर दिया और लोग, ये अफसर सारे उस बात से डरते थे। लेकिन अब वो डर खत्म हो गया, ये चीज हुई। ऐसे ही भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें लोगों, जो जमीन के मालिक हैं, उनके अधिकार मजबूत किए गए थे, उसको कमजोर कर दिया। आप जो आदिवासी अधिकार वाला कानून था, उसको कमजोर कर दिया। तो इन्होंने यही किया है कि जो अधिकार, जैसे जो मैं एक बात कहता हूं शैलेंद्र जी, कि आज मैं वो बात शुरू करने से पहले मैं आज इकोनॉमिस्ट पढ़ रहा था। इकोनॉमिस्ट का नया इशू जो आया है, इकोनॉमिस्ट एक बड़ी प्रतिष्ठित दुनिया की मैगजीन है, जो अपने को न्यूज़पेपर कहते हैं और घोषित तौर पर राइटिस्ट कहते हैं अपने को, कि हम राइटिस्ट थिंकिंग के और पूंजीवादी कहते हैं कि हम कैपिटलिज्म के प्रवर्तक हैं घोषित तौर पर। उसमें आज मोदी जी पर एक वो है, उसने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, बहुत ही मजेदार, इंडियंस आर नॉट गवर्न्ड, दे आर बीइंग रूल्ड। ये मैंने नोट किया था। एंड इसका मतलब, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 एग्जाम्पल में नोट किए थे। There are 25 types of government officials are exempt from the toll tax. फिर उन्होंने कहा एयरपोर्ट्स पर 32 पॉइंट लिस्ट है जिन लोगों को स्पेशल लाउंज और इस सब की सुविधा मिलती है, और उनके लिए सब चीजें उपलब्ध रहती हैं, और आम आदमी के लिए वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती। और वाकई ये है, वो लिस्ट लगी होती है एयरपोर्ट्स पे, आप देखिए कि इनकी ना तो सिक्योरिटी चेकिंग होगी, ना कुछ, और स्पेशल लाउंज की सेवा मिलेगी, ये होगा, सीधे उनको एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसी कई चीजें उन्होंने लिखी। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, उन्होंने कहा कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाएंगे, ही विल बी सिटिंग बिहाइंड अ बिग डेस्क, और फिर वो घंटी बजाएगा तो एक चपरासी आएगा, बाहर लोग इंतजार कर रहे होंगे बैठे हुए लोग उससे मिलने के लिए। फिर वो घंटी बजाएगा, चपरासी आएगा तो उससे कहेगा भाई एक आदमी को भेज दो, तो वो आदमी आएगा, सामने नीट एंड क्लीन चेयर्स रखी होंगी, उन चेयर्स पे वो आदमी तब तक नहीं बैठेगा जब तक साहब नहीं कहेंगे, साहब कहेंगे तब वो बैठेगा। और वहां काम क्या होता है, सब लोग अपने काम के लिए आते हैं। ये कौन से काम है जिनके लिए लोग सेक्रेटरी से मिलने जाएं या डीसी से मिलने जाएं? क्यों जाना चाहिए उनको? तो वही बात है कि जो मैं अभी इससे पहले कह रहा था कि हमें एक डेमोक्रेसी के सिटीजन की जगह एक ऑटोक्रेसी के सब्जेक्ट्स में तब्दील किया जा रहा है। हो सकता है हमारे दर्शक इसके अंतर को ना समझते हो। मोटे तौर पर यह अंतर है, सिटीजन्स जो हैं उनके पास अधिकार होते हैं, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको, जो उनका रूलर है उसके प्रति उसके कर्तव्य होते हैं, और रूलर जो दे दे वो कृपा के तौर पे मान लेना चाहिए। और मोदी जी वैसा ही कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं जब मोदी ने 5 किलो राशन दिया, अरे मोदी कहां से देंगे 5 किलो राशन? मोदी ने रामचंद्र जी को ले आए, मोदी जी रामचंद्र जी को ले आए, बताइए। आज तक मतलब हमें लगता है दशरथ जी भी नहीं कहते होंगे कि हम रामचंद्र जी को ले आए, जो उनके पिता थे। कहीं हमने पढ़ा नहीं कि दशरथ जी ने कहा हो कि हम रामचंद्र जी को लेके आए हैं धरती पर। लेकिन मोदी जी कहते हैं, वो कहते हैं साहब कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया, सिलेंडर दे दिए लोगों को, और जब तक मोदी है तब तक कोई छीन नहीं पाएगा।
तो ये जो इस बारीक चीज को लोगों को समझना चाहिए। आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर ये चीजें बढ़ती गई, सब्जेक्ट का मतलब कि आप प्रजा हैं, आप नागरिक नहीं हैं, और प्रजा के लिए राजा जो ठीक समझेगा वो करेगा, वो प्रजा से पूछेगा नहीं। सब्जेक्ट से पूछा नहीं जाता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, तुमको क्या चाहिए। हमें जो उचित लगा वो कर दिया, अच्छा है चाहे बुरा हो, और आप अगर उसका विरोध करोगे तो हम आपको देशद्रोही, राजद्रोही कहेंगे, जैसा आजकल हो रहा है। किसान आंदोलन आप देख लीजिए, आप देख लीजिए सीए एनआरसी को लेकर के जो आंदोलन हुए थे, उसमें लोगों को क्या क्या कहा गया, और छोटे मोटे आदमी से नहीं, गृह मंत्री द्वारा क्या कहा गया, मंत्रियों के द्वारा क्या कहा गया, गोली मारो टाइप के नारे भी लगा दिए गए। ये सब चीजें हुई हैं। तो इस चीज को भी समझना चाहिए कि मोदी जी ये जो बोल रहे हैं, जैसे पहले अपने यहां तो इस तरह की परिपाटी नहीं रही कि राजा लोग झूठ बोलते हो, कितना भी क्रूर राजा हो वो झूठ नहीं बोलता रहा। बहुत सारे क्रूर राजा हुए हैं अपने इतिहास में, पिछले 1000 साल के इतिहास में भी हुए हैं, 5000 साल के इतिहास में भी हुए हैं। अगर आप राज तरंगिणी पढ़े, जो कल्याण पंडित ने लिखी है, जो कश्मीर का इतिहास है, वो बहुत मतलब हमें लगता है वो 4000 करीब, हाँ 1200 तक का इधर है, और उससे पहले वो 2-2500 साल का इतिहास उसमें लिखा हुआ है। उसमें भी जो आतताई राजा थे, उन राजाओं में भी झूठ बोलने की बात नहीं थी, जो कुछ करते थे वो साफ साफ कह के करते थे। लेकिन ये जो चीज है, इससे देश बहुत खराब, मतलब खासतौर पे किस डायरेक्शन में देश को ले जा रहे हैं। इसलिए ये कहना पड़ा, हमें ये सवाल रखना पड़ा, क्या देश को मोदी जी को सुनना बंद कर देना चाहिए। और मेरे कहने की बात नहीं है, अगर इस तरह की चीजें चलती रहीं तो हर सचेत नागरिक, जो नागरिक है, जो अपने को प्रजा नहीं समझता है, या प्रजा होने में जिसे आनंद नहीं आता है, हर सचेत नागरिक इस बात पर सोचेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण क्यों सुने जाने चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की बात क्यों सुनी जानी चाहिए। और डेमोक्रेसी में अगर ये स्थिति जब आने लगे, इसका मतलब कि डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी बहुत कमजोर है। डेमोक्रेसी कमजोर तब है जब लोग उस यथास्थिति को स्वीकार करते चले जाए, जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करते चले जाए। इसका मतलब कि उनका सिटीजन से सब्जेक्ट में कन्वर्जन पूरा हो गया है। लेकिन वो चीज अपने यहां नहीं। आप इलेक्शन में पूरा माहौल देखिए, और इसी माहौल की वजह से मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। इसी माहौल की वजह से देखिए, पहले चरण से पहले वो इतना झूठ नहीं बोल रहे थे, अपनी बातें भी कर रहे थे। मोदी की गारंटी, 47 में देश को इतना कर देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, सारी बातें कर रहे थे। अब ना तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ना वो सन 47 में 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ना वो G20 में जलवा दिखाने की बात करते हैं कि ये जलवा हो गया, वो भी नहीं बात करते हैं, ना वो और कोई ऐसी बात करते हैं जो उनके घोषणा पत्र में है। तो मोदी की गारंटी भूल करके वो पूरी तरह से कांग्रेस पर झूठ का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। फेकोलॉजी एक शब्द ऐसे चलता ना, फेकोलॉजी, तो मैंने लिखा भी है उसमें, इंटायर फेकोलॉजी के प्रधान आचार्य बन गए, फेंक रहे हैं बस। जो पिछले दिनों एक शब्द आया भी था, फेकू, तो वाकई मतलब तब तो नहीं लगता था भाई प्रधानमंत्री का मजाक नहीं बनना चाहिए, इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। बट आज अगर उस शब्द पे देखें तो वाकई लगता है कि फेकोलॉजी चल रही है। और ये क्या चैलेंज, ये आपको लगता है कि देश में लोग मोदी जी की इन बातों को सुन करके इनको सच मान रहे हैं, या उनको ये लग गया है कि मोदी जी बहुत सारे झूठ बोलते हैं, और ये हो सकता है सब झूठ ही बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या उतना ही भरोसा है जितना 2019 से पहले हुआ करता था, या 2019 में हुआ करता था? नहीं, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि अब लोगों के पास सूचना तकनीक इतनी बेहतरीन है, और वो बहुत मिनट से भी कम समय में जो भी बातें प्रधानमंत्री चाहे दुनिया के किसी कोने में कह रहे होते हैं, तो वो उन तक पहुंचने में अब ज्यादा समय नहीं लगता। तो वो भी अपने तर्कों के आधार पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के कहे गए हर शब्द को तौलते हैं, तब उसके बाद वो निर्णय करते हैं। यही वजह है
जो आज सोशल मीडिया देख लीजिए, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री के दावों या घोषणाओं या उनके बयानों पर जब आम लोगों की प्रतिक्रिया ली जाती है, तो निश्चित रूप से वहां पर अलग अलग तरीके के विचार सामने आते हैं। हमारे कई दर्शकों ने भी अभी अपने कमेंट्स में लिखा है, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री को सुनना उन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने भी कहा है तो सिवाय झूठ के अलावा प्रधानमंत्री की घोषणाओं में या उनके भाषणों में कुछ ज्यादा नहीं होता है। आज भी देखिए कई सारे ऐसे थे जिसमें हमने चर्चा भी किया। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया जो आने वाले समय में मोदी को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि मोदी ने एक प्रथा को तोड़ दी जो शहजादे के परिवार से ही पीएम सीएम लोग बनते हैं, जबकि आप और हम सब लोग जान रहे हैं 1991 के बाद से या 1991 में राजीव गांधी जी का निधन होता है और उस समय वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, बावजूद इसके नहीं, उसके पहले नेहरू जी जब नहीं रहे तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जब नहीं रहे तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद आप वीपी सिंह की बात कर ही रहे हैं, 89 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव बने, उनका बेटा तो नहीं बना ना। वीपी सिंह के बेटे का नाम भी लोगों को याद नहीं होगा, शायद किसी को पता हो। वो अकेले क्या, हाँ अकेले ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं। और दूसरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं और एक गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जिनके परिवार का कोई आदमी पॉलिटिक्स में नहीं। वीपी सिंह का बेटा अजय सिंह एक बैंक में काम करते हैं, इंटरनेशनल बैंक में, और उस समय कुछ सेंट किट्स का मामला आया था जो बाद में फर्जी साबित हुआ, जो कांग्रेस ने कुछ किया था, नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। तो खैर, चंद्रशेखर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, पीवी नरसिम्हा राव के जो लोग हैं, परिवार के लोग, वो हैं पॉलिटिक्स में। देवगौड़ा देख ही रहे हैं उनका क्या हो रहा है, उनका परिवार है पूरा, वो उनके साथ है, उनके पूरे परिवार, उनका बेटा मुख्यमंत्री रहा, वो मुख्यमंत्री रहे, उनका दूसरा बेटा एमएलए है जो आज जेल में बंद हुआ, उनका पोता जो है वो सांसद है, वो परिवार उसके साथ हो जाते हैं। इनको वोट देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को सीधे वोट मिलेगा, ये बात उन्होंने कही है। आई के गुजरात जी, वाजपेयी जी के परिवार है, वाजपेयी जी के परिवार के लोग हैं, पॉलिटिक्स में है। नहीं, जिस तरह से इन्होंने शहजादे की बात आज कही, कहीं ना कहीं सारा उनका बिल्कुल सीधा हमला जो था वो राहुल गांधी पे था। आप और हम सब लोग जानते हैं जो 1998 में 7 सालों के गैप के बाद वो राजनीति में सोनिया गांधी सक्रिय होती हैं और चुनाव भी जीत जाती हैं, बावजूद इसके उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी मिलता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री 1998 में नहीं बनती है जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट एक वोट से 2004 में अवसर मिला। नहीं, 1998 में जब एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी तो उस समय ये मौका था जो कांग्रेस को ऑफर किया गया था, जो आप प्रधानमंत्री या फिर सरकार बना सकते हैं, लेकिन खैर वो नहीं होता। 2004 में पूरी दुनिया जान रही है, हम सब लोग जान रहे हैं, 2004 हो, 2009, 2004 में तो राहुल गांधी तक सांसद चुनने जा चुके थे, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री तो दूर, वो मंत्री तक बनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 2009 में वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया और ना ही किसी प्रदेश में इनके परिवार से जाके कोई मंत्री तक नहीं बन रहा, चीफ मिनिस्टर तो फिर भी ये डेमोक्रेसी में ये चीज जब आप कहते हैं कि जो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको राज्यसभा से बुला करके प्रधानमंत्री बना दिया गया, किसी ने बना दिया या मुख्यमंत्री बना दिया। आदमी चुनाव लड़ता है, उसमें काबिलियत होगी तो जीतेगा। परिवारवाद गड़बड़ चीज है, बिल्कुल गड़बड़ चीज है, लेकिन अगर उसने 10 साल 20 साल संघर्ष किया है और उसके बाद वो आया है तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और अगर उसमें काबिलियत नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। भाई, जैसे चंद्रशेखर का बेटा दूसरों की कृपा पर निर्भर है क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनमें काबिलियत नहीं है तो वो दूसरों की कृपा पर निर्भर है। वो कोई कुछ ऐसा तो नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें उन्होंने, या नवीन पटनायक हैं तो भाई नवीन पटनायक में काबिलियत थी तो वो इतने दिनों से इतने चुनाव जीत चुके हैं वो। अब उनको ये कहना, एक तरफ आप कहते हो चुने हुए प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, वैसा नहीं बोला चाहिए। ऐसा देश का कौन सा प्रधानमंत्री जो चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं रहा, जिसको चुने हुए सांसदों ने नहीं चुना?
मनमोहन सिंह को क्या चुने हुए सांसदों ने नहीं चुना? इंदिरा गांधी को नहीं चुना? राजीव गांधी को नहीं चुना? भाई ये जो चीजें हैं ये बहुत ही, या तो आप उसमें क्लीन हो, बिल्कुल वो क्लीन है नहीं। आपके यहाँ कितने परिवार हैं? प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, अमित शाह का बेटा किस हैसियत से बीसीसीआई का वो है? कहां वो क्रिकेट खेला और कौन से क्रिकेट प्रबंधन का उसे अनुभव था? नीचे से उठ के क्या आया जिला क्रिकेट कमेटी से? नहीं। वसुंधरा राजे या जो विजया राजे सिंधिया का परिवार क्यों पूरा, एक तरफ वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती हैं, दूसरी तरफ दूसरे जो है वो यशोधरा राजे मंत्री बनती हैं, और सिंधिया जी जो है खुद भारतीय जनता पार्टी में, पहले उनके पिताजी कांग्रेस में थे। उनके भी पिताजी जो हैं, सिंधिया जी के पिताजी, मतलब ये जो सिंधिया जी हैं, इनके ग्रैंडफादर वो भी सांसद थे। राजनाथ सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का बेटा पोता, कितने लोग गिनाए जाएं? एक आधा आदमी हो तो बात हो, ढेर सारे लोग हैं। रविशंकर प्रसाद क्या है, जिसको आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे टिकट दिया है? आप चिराग पासवान को क्यों प्रमोट करते हैं? क्या है चिराग पासवान ने कौन सा संघर्ष किया है? तो ये सब सवाल है, और ये सवाल अब लोगों को सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। 2014 में जब मोदी जी ये बात कह रहे थे, तब बिल्कुल अलग तरह का मामला था, एक उम्मीदें थी कि चीजें बदलेंगी। 2019 में जब वो ये कह रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि थोड़े दिन तक, ये तो 5 साल में क्या होता है, और फिर एक राष्ट्रवाद का मामला आ गया। उसमें भी आप देखिए, उस पुलवामा वाले को लेकर के भी अभी तक प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। एयरफोर्स की टुकड़ी पर अटैक हुआ, और जब आप पिछली बार पुलवामा के समय वोट मांग चुके हैं कि इसलिए दीजिए कि घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा कि नहीं मारा मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन फैक्ट्स क्या है वो ये हैं, किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा दुनिया के किसी लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि उससे पाकिस्तान का कोई डैमेज आपने किया। ना पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकार किया, ना दुनिया के प्रेस ने स्वीकार किया। संदेह के बादल हैं। वहां के राज्यपाल कह रहे हैं जब ये बात कि साहब ये 40 जवान हमारे शहीद हुए, इस गृह मंत्रालय की गलती से हुए, जानबूझ के ये होने दिया गया। उसकी जांच क्यों नहीं कराई? 5 साल हो गए, जांच कर, ऐसी कोई भी घटना उसकी जांच होती है, जांच नहीं कराएगी। क्यों नहीं कराई गई भाई? याद है आपको एक हमारा पायलट जो है वो पाकिस्तान में गिर गया था, अभिनंदन। आज कोई नाम लेता है उसका? कहां? ये गवर्नमेंट क्यों भूल गई भाई? ये सब सवाल हैं शैलेंद्र जी, जिनकी वजह से मोदी जी को, मैं अपने दर्शकों से, मित्रों से ये जरूर अनुरोध करूंगा कि यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिंक को भी अपने मित्रों, परिचितों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड करें, फेसबुक में लगाएं, और साथ में ये भी बता दें कि ये चैनल आपको क्यों अच्छा लगता है और क्यों इसे देखा जाना चाहिए।